हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट की वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें मैं एक वीडियो के अंदर आपकी एक यूनिट को कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की ये वीडियोस और देखेंगे इन सारी वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियो कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करिए, वहां पर आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन वन शॉट रिविजन्स को। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है वर्कर पार्टिसिपेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। सबसे पहले देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। पहला है वर्कर पार्टिसिपेशन कंसेप्ट, प्रिंसिपल, लेवल, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। फिर है स्ट्रेटेजीज टू मेक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मोर सक्सेसफुल। नेक्स्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग कंसेप्ट, नेचर, नेगोशिएशन टेक्निक्स एंड स्किल्स। इतनी चीजें हमें इस यूनिट में कवर करनी है। थोड़े से फास्ट फेज में ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि सारी डिटेल में जाके आपको करवाया जाए। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लिखा हुआ है, आप उसे रीड करते चलिएगा। वर्कर पार्टिसिपेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर पार्टिसिपेशन क्या होता है? जब जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करा जाए, उसे कहा जाता है वर्कर पार्टिसिपेशन। इट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। ये किस लिए करा जाता है? जिससे कोलैबोरेशन बढ़े और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाए एक दूसरे के लिए, देयर बाय इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। और इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है और एम्प्लॉय हैं वो भी सेटिस्फाई रहते हैं। दिस कंसेप्ट इज ऑफन इंप्लीमेंटेड थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस एंड मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। अब जो ये वर्कर पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट है उसे हम अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लीगल और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं। की फीचर्स क्या क्या होते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन के? तो सबसे पहला है डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब इसके अंदर सभी वर्कर को ऐसे डिसीजन जो वर्कर को अफेक्ट करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग करी जाती है उसमें वर्कर को इन्वॉल्व करा जाता है। शेयर डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब एम्प्लॉय हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, सेफ्टी मेजर से रिलेटेड कोई डिसीजन होता है या कोई भी डिसीजन होता है, उसके अंदर एम्प्लॉय के जो भी ओपिनियन है उन्हें लिया जाता है। नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो इससे क्या होता है? मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बना रहता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोनों मैनेजमेंट और वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी डिसीजन होगा, उसका जो भी आउटकम आएगा, उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस रिलेशन। तो इससे क्या होता है? वर्कर पार्टिसिपेशन से कॉपरेशन बढ़ता है, कन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो उनकी वर्क प्लेस की रिलेशन होती है वो इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। वर्कर पार्टिसिपेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सबसे पहले है इनहांस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो क्या बोला है? जो वर्कर है उन्हें डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व करा जाता है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, वेस्ट को कम कर सकते हैं और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। फिर है इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जब वर्कर को वैल्यूड फील कराया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है, उन्हें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करा जाता है, तो इससे उनका मोरल बढ़ता है, बूस्ट होता है, कमिटमेंट इनहांस होती है और वो मोटिवेट होते हैं कि वो और अच्छे से काम करेंगे। इससे क्या होता है? वो मोर सेटिस्फाइड रहते हैं और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बन जाता है। नेक्स्ट है प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी। तो जब वर्कर को वो पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, तो वहां पर उन्हें उनसे रिलेटेड जो भी ग्रीवेंस होती है उन्हें एड्रेस कराया जाता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसकी वजह से एक फेयरनेस बनी रहती है। और इससे ये एक कोलेबरेटिव अप्रोच होती है, जिसकी वजह से फिर स्ट्राइक वगैरह कम होती है, लॉकआउट कम करते हैं वर्कर, और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट वगैरह भी नहीं होता है। नेक्स्ट है बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोलोब्रेशन। तो पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होता है? ओपन कम्युनिकेशन बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बढ़ता है। जो वर्कर है उनका जो परसेप्शन है मैनेजमेंट के लिए वो चेंज हो जाता है, वो और सेटिस्फाइड हो जाते हैं और अब अच्छे से अच्छा काम करके करने के लिए रेडी रहते हैं मैनेजमेंट के लिए।
नेक्स्ट इज एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो जो वर्कर हैं उनके पास प्रैक्टिकल इंसाइट होती है कि किस तरीके से प्रोसेस को, प्रोडक्ट को और वर्क प्लेस की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जब उन्हें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करा जाता है तो वो अपने आइडियाज को फ्रीली शेयर करते हैं, जिससे इनोवेशन बढ़ती है और वर्क प्लेस की कंडीशंस भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है इनहांस कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जब वर्कर को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करा जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और एक ओनरशिप की सेंस उनके अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर वो किसी भी वर्क के लिए खुद अकाउंटेबल रहते हैं और डेडिकेटेड रहते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट बेटर डिसीजन मेकिंग। तो जब वर्कर कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिक व्यू पॉइंट के साथ अपने एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग कि वो क्या रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं और किस तरीके के उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से जो पुअर और इम्प्रैक्टिकल डिसीजन होते हैं वो कम से कम हो पाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन। की जो वर्कर पार्टिसिपेशन होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले इससे इंप्रूव डिसीजन मेकिंग होती है। तो जो वर्कर होते हैं उनके पास ऑपरेशनल चैलेंजेस और जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनकी कंप्लीट नॉलेज होती है कि किस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट करने हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस को स्मूथ किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो भी चैलेंजेस होते हैं उन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन्हें हम एक्वायर कर सकते हैं। तो इससे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिर जो प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो हम अच्छे तरीके से ले पाते हैं, रियलिस्टिक डिसीजन हो पाते हैं और जो हमारे आउटकम निकल कर आता है वो बेटर आउटकम निकल कर आता है। नेक्स्ट है इनहांस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो जो वर्कर पार्टिसिपेशन होता है वो इनोवेटिव एम्प्लॉय जो होते हैं वो इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, जिससे हम जो प्रोसेस होते हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वेस्टेज कम होती है और जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज बूस्ट एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। तो इसके अंदर क्या है कि जब डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करा जाता है तो वो वैल्यूड फील करते हैं, रिकग्नाइज्ड फील करते हैं और एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग उनके अंदर बढ़ जाती है। और इसका रिजल्ट क्या आता है कि जब वो मोटिवेटेड फील करते हैं तो हायर जॉब सेटिस्फेक्शन उनके साथ पास होता है और वो उनका टर्नओवर रेट कम हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रमोट इंडस्ट्रियल हार्मोनी। तो जब एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है और ग्रीवेंस उनकी अच्छे से एड्रेस हो पाती है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट वगैरह कम होते हैं, स्ट्राइक्स कम होती हैं और एक स्टेबल एंड पीसफुल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज फोस्टर अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ओपन कम्युनिकेशन की वजह से मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव वर्क प्लेस पे कल्चर रहता है और दोनों पार्टी एक दूसरे की सक्सेस के लिए वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो जब वर्कर्स को इन्वॉल्व करा जाता है पार्टिसिपेशन के प्रोसेस में तो वो जो प्रॉब्लम होती है उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए उनके क्या क्या पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे एक बेटर प्रोडक्ट बनता है, बेटर सर्विस बनती है, वर्क प्लेस की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट इज अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल। तो पार्टिसिपेशन से क्या होता है, वर्कर है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को समझ पाते हैं, अपने रोल को समझ पाते हैं कि उन्हें उन रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरीके से वर्क करना है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब एम्प्लॉय फील्स कनेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वो और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। तो जो वर्कर होते हैं जब उन्हें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करा जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस होते हैं फिर उसे सपोर्ट करते हैं। अगर कई बार क्या होता है वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं करा जाता है और बिना उन्हें बताए चेंजेस लेकर आए जाते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा इंपॉर्टेंस हो गई, हमारी ऑब्जेक्टिव हो गए, फीचर्स हो गए। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन की वर्कर का पार्टिसिपेशन किस किस लेवल पर होता है। पहला आता है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। तो वर्कर आर केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट डिसीजन मेड बाय मैनेजमेंट। ये एक ऐसा पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसके बारे में वर्कर को इन्फॉर्म करा जाता है। पर्पस क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैनेजमेंट है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है पॉलिसी, प्लान और ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस के बारे में। वर्कर का कुछ भी रोल नहीं होता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर। ठीक है।
नेक्स्ट इज कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर वर्कर हैं उनके साथ कंसल्ट करा जाता है, उनके ओपिनियन लिए जाते हैं। जब मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है उससे पहले वर्कर के साथ कंसल्ट करता है, उनके ओपिनियन लेता है। इसका पर्पस क्या होता है, इनपुट को गैदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक लिया जा सके वर्कर को, और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करा जा सके, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वर्कर के सजेशन मिलते हैं इसके अंदर, और जो भी उनके कंसर्न होते हैं, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो शेयर होती है, और जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है वो मैनेजमेंट के ही पास होती है। वर्कर के सजेशन के साथ वो डिसीजन मेकिंग करी जाती है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, तो इसके अंदर वर्कर और मैनेजमेंट है वो ज्वाइंटली डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में, उसके बाद उस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस को बढ़ाना, जिससे वर्कर को ये फील हो कि हाँ मैनेजमेंट हमारे साथ सारी चीजें शेयर कर रहा है, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वर्कर और मैनेजमेंट कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग का राइट होता है वो मैनेजमेंट के ही पास होता है। इसके अंदर जो वर्क काउंसिल होती हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी होती हैं, इस तरीके से कमेटीज फॉर्म करके डिसीजन मेकिंग करी जाती है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, तो इसके अंदर वर्कर को इन्वॉल्व करा जाता है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में और कुछ एरियाज को मैनेज करने में, कि ऑर्गेनाइजेशन के इन एरिया से रिलेटेड डिसीजन वर्कर्स को लेना है और उन्हें ही इसे मैनेज करना है। इसका पर्पस क्या होता है, वर्कर को रोल को ग्रेटर रोल प्रोवाइड करवाना और उनको डिसीजन मेकिंग का पावर प्रोवाइड करवानी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में, कुछ एस्पेक्ट्स को मैनेज करने में, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल और वर्क प्लेस पॉलिसी। शेयर डिसीजन मेकिंग होती है, अथॉरिटी कुछ स्पेसिफिक मैटर पर डिसीजन मेकिंग करता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है डिसिसिव पार्टिसिपेशन, तो वर्कर को इक्वल अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। इसका पर्पस क्या होता है, वर्कर को डिसीजन मेकर माना जाता है और उन्हें एम्पावर करा जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में शेयर डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब अथॉरिटी इक्वली डिवाइड होती है और वर्कर भी इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है कुछ मैटर से रिलेटेड। ये कहां पर देखा जाता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में और हाईली पार्टिसिपेटिव इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसे टाइप की लेवल देखा जाता है पार्टिसिपेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन की। जो वर्कर का पार्टिसिपेशन होता है वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है। सबसे पहले आता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट का प्रिंसिपल। तो जो मैनेजमेंट है और वर्कर हैं वो उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनके रोल की रिस्पेक्ट करें और जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आप रीड कर लीजिएगा। सेकंड आता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। तो जो वर्कर है और मैनेजमेंट है वो इक्वली अकाउंटेबल होंगे किसी भी डिसीजन मेकिंग के आउटकम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन का प्रिंसिपल। तो इसके अंदर क्या है, पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब जो वर्कर पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकता है, जिसे ना करना हो वो ना करे पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होनी चाहिए, मतलब जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है वो अलाइन करना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ, जिसकी वजह से क्या हो, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हो, जो वर्कर हो वो अपना ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट इज टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब जो पार्टिसिपेशन है वो किस चीज पर, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, जिससे क्या हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जो वर्कर का अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल का प्रिंसिपल। तो इसके अंदर जो वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, ऐसा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और साथ में जो एम्प्लॉय की नीड है उन नीड्स को भी पूरा करे, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी एंड प्रिपेयर्डनेस का प्रिंसिपल। तो वर्कर को डिसीजन मेकिंग में पूरी एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ट्रेंड होने चाहिए, उन्हीं वर्कर को इन्वॉल्व करना चाहिए पार्टिसिपेशन में, वर्कर पार्टिसिपेशन में डिसीजन मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट इज इक्विटी एंड फेयरनेस का प्रिंसिपल। तो सभी वर्कर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पार्टिसिपेट करने की, बिना उनकी रैंक और रोल के। ठीक है, ये सारे आपके प्रिंसिपल होंगे वर्कर पार्टिसिपेशन के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रेटेजीज फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब एक सक्सेसफुल पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। पहला आता है स्टेबलाइज क्लियर ऑब्जेक्टिव, मतलब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट कर देना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को, ये पहली स्ट्रेटेजी आती है। सेकेंड स्ट्रेटेजी आती है बिल्ड अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट का कल्चर फोस्टर करना है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, इसकी वजह से अच्छी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होगी।
नेक्स्ट, इंश्योर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। जो भी वर्कर्स कमिटमेंट करते हैं या जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए उन्हें। नेक्स्ट इज डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। वर्कर जो हैं वो ओपन और इफेक्टिव कंटिन्यूस टू वे कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करने चाहिए वर्कर की इन्वॉल्वमेंट के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो एम्प्लॉय हैं उन्हें मैनेजर स्किल्स जो रिक्वायर्ड है, जो भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए। नेक्स्ट, इनकरेज इंक्लूसिविटी एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन। ये इंश्योर करना है कि जो भी सारे एम्प्लॉई हैं बिना उनकी रैंक और रोल के उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट इज डिफाइन स्कोप एंड बाउंड्रीज। जो भी एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें उनकी बाउंड्रीज, उनके एरियाज के बारे में बता देना चाहिए कि कितने एक्सटेंट तक वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसेंटिवाइज पार्टिसिपेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए उस कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका वर्कर पार्टिसिपेशन का पूरा कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, एम्प्लॉयर और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के बीच में नेगोशिएशन किस चीज से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड यूनियन और अदर लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इस जो ये नेगोशिएशन होती है इसे रिप्रेजेंट कौन करता है, ट्रेड यूनियन या फिर कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसे रिप्रेजेंट करती है। जिसका एम क्या होता है, किसी एक एग्रीमेंट पर पहुंचना, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड या फिर वेजेस वगैरह से रिलेटेड किसी एग्रीमेंट पर पहुंचना। इट इज अ फंडामेंटल मैकेनिज्म फॉर फोस्टरिंग इंडस्ट्रियल हार्मोनी एंड इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर। ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करी जाती है इसका पर्पस क्या होता है कि जो वर्कर हैं उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें भी अचीव किया जा सके। ठीक है, नेचर क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, सबसे पहले ये बाई पार्टी प्रोसेस होता है। मतलब इसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक एम्प्लॉयर और दूसरी साइड में ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, जैसे ट्रेड यूनियन या किसी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन बेस्ड होता है। मतलब इसमें गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है। मतलब दोनों पार्टीज की कुछ ना कुछ डिमांड होती है, दोनों इश्यूज को डिस्कस करते हैं और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री होता है। मतलब जो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का पार्टिसिपेशन होता है ये भी वॉलेंट्री होता है। दोनों पार्टीज के पास पूरा राइट होता है कि कौन वर्कर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है या कौन एम्प्लॉयर पार्टिसिपेट करना चाहता है। किसी भी तरीके की कोअर्जन वगैरह इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट इज ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। मतलब ये कोई भी एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है, ये हरदम चलता रहता है। जब जब नई वर्क प्लेस के अंदर जो जो नए नए इश्यूज आते हैं, जो जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करी जाती है। नेक्स्ट इज डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। मतलब जो स्कोप, जो टॉपिक है, जो स्ट्रेटेजीज है कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इकोनॉमिक, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में होनी चाहिए। जो ट्रेंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए और ऐसी नेगोशिएशंस होनी चाहिए कि अगर बाद में इन चीजों में कोई चेंज आए तो उस नेगोशिएशन में भी चेंज किया जा सके। नेक्स्ट इज म्यूचुअल बेनिफिट। तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसका रोल क्या होता है कि विन विन की सिचुएशन ना हो, होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर का जो ऑब्जेक्टिव है और जो एम्प्लॉय के हैं दोनों एक ऐसे एग्रीमेंट पर पहुंचे जहां पर दोनों के ही ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग का फोकस क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है उनको मेनली इंप्रूव किया जा सके। जो वर्किंग आवर्स हैं, वेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी है, इन सारी चीजों को इंप्रूव किया जा सके। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का पर्पस होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है उसके फीचर क्या क्या होते हैं, तो ये एक नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, जिसे एम्प्लॉय के एज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करा जाता है ट्रेड यूनियन की मदद से या लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। ठीक है, ये नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है। रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, वर्कर एसोसिएशन इसे रिप्रेजेंट करता है, जो एम्प्लॉयर है उसे एम्प्लॉयर एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है। वॉलेंट्री और कोलैबोरेटिव होती है। मतलब दोनों पार्टीज वॉलेंट्री पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर और किसी एक नेगोशिएशन और म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुंचती हैं। इसका फोकस किस चीज पर होता है, वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने के ऊपर इसका फोकस होता है। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। मतलब जो भी पार्टीज जिस भी डिसीजन पर पहुंचेंगी अब वो डिसीजन दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंड होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, हरदम चलता रहता है। जब जब कोई इश्यू क्रिएट होता है तब तब कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन की जाती है। बाई पार्टी नेचर होता है, मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करना, कि जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है उनके बीच में अच्छी रिलेशन बनी रहे, फेयर वेजेस मिले, किसी भी एम्प्लॉय के जो वेजेस हैं वो कम वेजेस ना मिले, किसी भी तरीके की मेल प्रैक्टिसेस ना हो वेजेस देने में, वर्क प्लेस के जो इशू हैं उन्हें रिजॉल्व करना इसका मेन फोकस होता है, वर्कर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती है ये, और इस जो भी लीगल कंप्लायंस होते हैं उनको भी एक तरीके से फॉलो करने के लिए इसे करा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, मतलब जो भी वर्कर है उनकी वॉइस को सुना जाए, उन्हें फेयरली ट्रीट करा जाए, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बनी रहे, मतलब जो एम्प्लॉई है उन्हें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, डिस्प्यूट कम से कम हो जिसकी वजह से स्ट्राइक ना हो, लॉकआउट ना हो और इंडस्ट्रियल एक्शन पर कोई अफेक्ट ना हो, इनहांस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, एक हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट बना रहे जिससे क्या हो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहे, इनकरेज एडेप्टेबिलिटी, जो एम्प्लॉय है और ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे की हेल्प करें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को एडेप्ट करने में, ठीक है। ये हो गया आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका नेगोशिएशन टेक्निक्स एंड स्किल। तो नेगोशिएशन इज अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग एम्ड एट रीचिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। नेगोशिएशन क्या होती है, कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जिसमें दो जो पार्टीज नेगोशिएशन के अंदर इन्वॉल्व है उन दोनों का बेनिफिट हो और वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुंच जाए, उसे कहा जाता है नेगोशिएशन। इफेक्टिव नेगोशिएशन के लिए टेक्निक्स और स्किल दोनों चीजों की जरूरत होती है जिसकी वजह से डिजायर्ड आउटकम को अचीव किया जा सकता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखकर। नेगोशिएशन की टेक्निक क्या क्या होती हैं, प्रिपरेशन एंड रिसर्च। सबसे पहले आपको जो भी नेगोशिएशन करनी है उससे रिलेटेड रिसर्च करनी है कि क्या क्या गोल्स हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं और क्या अल्टरनेटिव हैं दोनों पार्टीज के। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, जिसे कहा जाता है बटना। तो उसके बाद आपको एक ऐसा एग्रीमेंट पर पहुंचना है जो भी आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल हो नेगोशिएशन के अंदर, उसमें से जो जो बेस्ट अल्टरनेटिव हो आप उन्हें चूज कर एक आउटकम पर पहुंचे। सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपको जो ऑब्जेक्टिव रखने हैं वो कैसे रखने हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव रखने हैं, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके नेगोशिएशन के। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब जो भी पार्टीज नेगोशिएशन के अंदर इन्वॉल्व हो उन सभी को एक्टिवली लिसन करना चाहिए और उनकी चीजों को समझना चाहिए। बिल्डिंग रैपट, मतलब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करनी है आपको दूसरी पार्टी के साथ जिसकी वजह से क्या हो, ट्रस्ट और कॉपरेशन बिल्ड हो। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब सभी जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है नेगोशिएशन के अंदर उनके पास पूरा राइट होना चाहिए कि वो किसी भी टाइप का ओपन एंडेड क्वेश्चन आस्क कर सके एक दूसरे से। एंकरिंग, एंकरिंग मतलब स्टार्टिंग में आपको एक ऐसी टोन के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करनी है कि सारे आपसे इन्फ्लुएंस हो। नेक्स्ट इज कंसेशन एंड ट्रेड ऑफ। तो आपको छोटे मोटे कंसेशन और ट्रेड ऑफ, मतलब छोटे मोटे अगर आपका कुछ नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को भी सह लेना है नेगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। नेगोशिएशन की हमने ऊपर टेक्निक्स देखी, स्किल्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वर्बली क्लियरली आप पॉइंट टू पॉइंट एंड अपने प्रपोजल को बता पाएं। नॉन वर्बल में आप एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज का यूज करें, आई कांटेक्ट बनाकर रखें और अपनी टोन का ध्यान रखें। इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आपको अपने पूरे माइंड के साथ बातचीत करनी है, किसी भी तरीके की एम्बिगियस बातचीत नहीं करनी है। नेक्स्ट है एम्पैथी, आपको दूसरे की नीड्स और कंसर्न का भी ध्यान रखना है कोई भी डिसीजन लेते समय। एनालिटिकल थिंकिंग करनी है, जो भी आपके पास ऑफर आए उसके प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होनी चाहिए, मतलब जो इशू लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा है वो इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए नेगोशिएशन के बाद। एडेप्टेबिलिटी, नेगोशिएशन इस तरीके से होना चाहिए कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आए तो उस नेगोशिएशन में चेंजेस किए जा सके। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस, तो आपको अपने केस को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि कोई भी आपकी बात को टाल ना सके। और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, आपको ऐसा डिसीजन लेना है, टाइमली डिसीजन लेना है जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, बाकी आप नोट्स में से रीड कर सकते हैं। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।